टैक्स सेविंग के लिए ईएलएसएस में इन्वेस्ट करें या पीपीएफ के अंदर, कौन सा है टैक्स सेविंग के लिए बेहतर आपके लिए, क्या खूबियां हैं पीपीएफ की, क्या खूबियां हैं आपकी ईएलएसएस की, क्या डिसएडवांटेजेस हैं इनके, और किन परिस्थितियों में आपको ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन परिस्थितियों में आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो में। सो अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमें हर इंसान को जगाना है कि वो अपना पैसा खुद मैनेज करना शुरू करे। किसी को कोई कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ाई कर लें। पूरी ज़िंदगी जो पैसा सेव करते हैं वो पैसा अपने काम पे लगा लें। आपसे अगर मैं एक बात पूछूं छोटी सी, कि आपके बच्चे ने 10th का एग्ज़ाम दिया है, 12th का एग्ज़ाम दिया है, जॉब गई, जॉब के बाद उसको हर महीने अपनी सैलरी का 10% का हिस्सा स्कूल को या कॉलेज को देना है, सीबीएसई को देना है, आईसीएसई को देना है, आपको कैसा फील होगा? तो जब म्यूचुअल फंड का नाम पूछते हैं, जब कोई इंश्योरेंस या किसी चीज़ का नाम पूछते हैं आप, तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है, आपको पता नहीं है। इसलिए अपनी पढ़ाई आपको खुद करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल प्लानिंग की। स्पेशली डिज़ाइंड प्रोग्राम है ताकि बिना फॉर्मूले के आप पढ़ सकें अपने लिए कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, और ये चीज़ें आपको किसी वीडियो से देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद डिसाइड कर सकें। इतने टूल्स आपको दे देते हैं कि आप खुद फैसले ले सकें और अपने एडवाइज़र को भी जज कर सकें, ये भी उसके अंदर में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो जब हम टैक्स सेविंग की बात कर रहे हैं तो आप कैसे तय करेंगे कि आपके लिए टैक्स सेविंग किस में करना है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पीपीएफ किस तरह का प्रोडक्ट है। सो पीपीएफ की अगर मैं बात करूं तो पीपीएफ इज सिंपली गारंटी बाय भारत सरकार। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी गारंटी देता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अंदर में ये 15 साल का प्रोडक्ट है। टोटल में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है पीपीएफ के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हैं। बट पीपीएफ के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉइंट ये है, ये 15 साल का प्रोडक्ट है, 7.1% का इसमें रिटर्न है। अगर मैं वेल्थ क्रिएशन इंडेक्स पे बात करूं तो वेल्थ क्रिएशन में ये होता है फेल। ये पैसा आपको सिर्फ इकट्ठा करके देता है, लेकिन किस स्थिति में फेल है और किस स्थिति में पास है। अब इसको अगर हम देखें, ये किसके लिए फ़ायदा करेगा? इसमें एकदम गारंटीड प्रोडक्ट है। तो गारंटी की मैं बात करूं तो सिर्फ 7.1% की गारंटी है। महंगाई के साथ जब इस पे आप इन्फ्लेशन को लगा देते हैं तो महंगाई के साथ ये हो जाता है फेल, क्योंकि 7% कहने को इन्फ्लेशन है, आपके फैमिली में हो सकता है ये 8 या 9% भी हो। अगर आप ग्रोइंग फेज में है लाइफ में तो आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि लाइफस्टाइल की भी बढ़ोतरी आपके फैमिली में हो रही होगी। सो अब पॉइंट ये आता है कि ये किसकी लाइफ में अच्छा है और किसकी लाइफ में बुरा। इसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं आपका म्यूचुअल फंड। टैक्स की सेविंग की अगर बात करूं तो दोनों में ही टैक्स आप लगभग 1.5 लाख बचा सकते हैं। इसके लिए दूसरे ऑप्शंस भी हैं, बट 1.5 लाख इसमें भी बचा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी बचा सकते हैं। फिर हम कंपेयर करेंगे कि इसमें किस स्थिति में पीपीएफ अच्छा होगा, किस स्थिति में म्यूचुअल फंड अच्छा होगा। मैं ईएलएसएस की बात करूं तो ईएलएसएस में सिंपल है, दिस इज मेजरली 50 to 60% इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप में। सो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में अगर पढ़ना हो तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। सो उसका लिंक ऊपर है, आप वहाँ से देख सकते हैं डिटेल्ड वीडियो, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, कैसे काम करता है। सो वो बट जब ईएलएसएस और म्यूचुअल फंड में बात आती है तो ईएलएसएस में एक लॉक इन हो जाता है। लॉक इन जो आपका होता है, ये लॉक इन आपके लिए होता है 3 इयर्स का। सो 3 साल का लॉक इन है, अकेला प्रोडक्ट है अपने आप में जिसमें कि 3 साल के लॉक इन पे ही आपको टैक्स सेविंग मिल जाता है। बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब में 5 साल से ऊपर का टैक्स सेविंग लगता है। बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं टैक्स सेविंग से रिलेटेड उन सब में 5 साल के लिए पैसा आपको ब्लॉक करना होता है। बट स्थितियां बदल जाती हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से। सो इसके ऊपर थोड़ी देर बाद हम लोग आएंगे। रिटर्न इसमें आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होता है इसका फीचर। सो ये इसमें पैसा लगता है आपका पूरा पूरा शेयर बाज़ार के अंदर। सो एक फंड मैनेजर है जो शेयर मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। इस पैसे को स्कीम में जो भी इन्वेस्टेड है उसके ज़रिए। अब ये पैसा लार्ज कैप और मल्टी कैप में लग सकता है कुछ अलग अलग फंड्स के ज़रिए। सो किसी कंपनी में मल्टी कैप लिया हुआ है, सो बेसिकली मेजर पैसा जो होता है वो लार्ज कैप में ही होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। दूसरी बात,
इसके अंदर में जैसे पीपीएफ में आपका रिटर्न ये चलता है बिकॉज लगातार हर दिन के साथ आपका ब्याज उसमें जुड़ता जा रहा है, ये कैसे चलेगा? इसकी ग्रोथ कुछ इस तरीके की भी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन की बात करूं तो हमेशा आप देखेंगे, जैसे ही मैं 7 साल 8 साल 10 साल की बात करूंगा तो आपको ईएलएसएस ज़्यादा रिटर्न देगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा, ईएलएसएस तो 3 साल का प्रोडक्ट है तो 3 साल में निकाल सकते हैं। अब मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि अगर मैं 3 साल के लिए रखूंगा, कि अगर मैंने स्ट्रेट अवे 1 2 3 साल के लिए रखा है पैसा, अब थर्ड ईयर में मार्केट नीचे है, ये पैसा अगर मुझे मान लीजिए कोई ऐसा काम करना है जो 3 साल के बाद एग्जैक्ट डेट पे कोई काम है इस पैसे से, तो मुझे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिचुएशन अगर यह है कि तीसरे साल मान लीजिए हम मार्केट नीचे आ जाती है, तो यू शुड वेट, सिंपल। और 7.1 अगर पीपीएफ में है तो आप उससे ज़्यादा जब मिले, आपको 10% 12% मिल रहा है 3 साल के बाद, उस वक्त विड्रॉ करें। लेकिन क्या इससे काम हो जाएगा? इससे भी काम नहीं होने वाला। रीज़न क्या है? अल्टीमेटली टैक्स सेविंग बड़ा पर्पस है या वेल्थ क्रिएशन? अगर आपके लिए आपको दिखता है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वेल्थ क्रिएशन करो, टैक्स सेविंग बाय डिफ़ॉल्ट कर लो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा या सिर्फ टैक्स सेविंग? सो वेल्थ क्रिएशन करो आप, साथ में टैक्स सेविंग को ले लो। तो उसके लिए क्या कंपैरिजन हमको करना चाहिए? नंबर 1, आपके रिटायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अब रिटायरमेंट के लिए अगर चलते हैं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? आप ईएलएसएस को यूज़ कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं रिटायरमेंट के पर्पज़ से, या बच्चों को सेटल करने के लिए, या कोई और पर्पज़ है, तो आप टैक्स सेविंग को ईएलएसएस में आप कर सकते हैं, बट लॉन्गर पीरियड के लिए। माय सजेशन वुड बी सिंपल, आप इसको 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, मान के चलिए ये पैसा लॉन्ग रन का है। ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप पीपीएफ से कंपेयर कर रहे हैं और आप पीपीएफ स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ पे 3 सिचुएशन ले लेता हूँ। आप स्टार्ट करने वाले हैं पीपीएफ और आपका टेन्योर होगा 15 साल का। फ्रेंड्स, पीपीएफ अगर आप शुरू कर रहे हैं, इट्स अ वेल्थ किलर। 15 साल में महंगाई के जितना ही पैसा देगा। तो मान लीजिए आपने अगर ये पेन, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए से ये पेन खरीद सकते हैं। आपके मन में आएगा 1.5 लाख का पेन नहीं है, हाँ ठीक है, पेन 1.5 लाख का नहीं है, लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये पेन अगर आप आज 1.5 लाख रुपए से खरीद सकते हैं, आपने 1.5 लाख लगाया, पीपीएफ में लगाया, तो 15 साल भी आज भी आपको इतने ही पैसे मिलेंगे जिससे कि ये पेन ही खरीद पाएँ। इसमें कुछ पैसा बढ़ेगा नहीं। आपको रियल सेंस में ग्रोथ चाहिए इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन के ऊपर की ग्रोथ चाहिए तो म्यूचुअल फंड वुड बी बेटर। लेकिन क्या पीपीएफ बिल्कुल ख़राब है? नहीं। अब दूसरी सिचुएशन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कि आपके पास में पीपीएफ में लगभग 13 साल हो चुके हैं, 13 ईयर्स हो चुके हैं, तो आपको किस में जाना चाहिए? अगर आपके पास लॉन्ग टर्म में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे बहुत बड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाने की ज़रूरत है, अब आप अगर देखें तो आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 2 ही साल का है। अगर आपका पीरियड 14 साल हो चुका है तो भी आपका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल ही है। अगर 6 महीने बचे हैं आपके, 6 मंथ्स बचे हैं आपके पीपीएफ में मैच्योर होने में, तो आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो आधा साल है। ऐसी कंडीशन में यू शुड इन्वेस्ट इन पीपीएफ बिकॉज लॉक इन नहीं है, तो अगर कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट मिला तो आप उसमें कर सकते हैं। दूसरा पहलू क्या है कि अगर आपका पीपीएफ पहले से है, मैच्योर हो गया है, आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो भी आपको उसमें ज़रूर करना चाहिए। अगर इस तरीके के सिचुएशंस हैं तो आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड से हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आप इसमें 10 साल का इन्वेस्टमेंट रोक रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि लगभग 10 से 12% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। ये अपने आप में काफ़ी डिसेंट रिटर्न है ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन के लिए, क्योंकि हमें वेल्थ ही बनानी होती है। साथ में एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, टैक्स सेविंग शुड नॉट बी द ओनली टारगेट। आपका टारगेट होना चाहिए कंप्लीट फाइनेंशियल सक्सेस। आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल सक्सेस कैसे आएगी? बच्चों का एजुकेशन, आपका रिटायरमेंट, प्रॉपर प्लानिंग। और अगर ये वीडियो में आपको एक पॉइंट भी नया मिला, बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपने जीवन में कभी नहीं सुने होंगे। ये बात बिल्कुल आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ।
फर्स्ट डे हम पढ़ते हैं वो गलतियां जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी 99% इंडियंस गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम सेव तो करते हैं, पूरी शिद्दत से सेव करते हैं, बट होता क्या है, हम पूछते किससे? गूगल से, यूट्यूब से, एजेंट से, एडवाइज़र से, बैंकर से। तो इंडिया में एडवाइजरी कैसी है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सेकेंड डे वी डिस्कस कि अमीर लोग अपने लिए कैसे लग्जरी बिल कैसे देने हैं, वो किस तरह से प्लान करते हैं, और मिडिल क्लास में भी हम इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं। थर्ड डे इट्स द डे फॉर एंटायर फाइनेंशियल प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। सो आप जितनी चीज़ें सीखते हैं, लोग आके बोलते हैं सेशन में 50 साल 60 साल की उम्र के लोग कि ये बातें 21 साल की उम्र में पता होनी चाहिए थी, अब तो जीवन बीत गया है। सो अभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले अपनी पढ़ाई कर लीजिए। 50% वेल्थ देने का कोई मतलब नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमें फाइनेंस नहीं आता। और इट्स सिंपल, कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग नाउ।